सर निमसेट का बैच लाओ, निमसेट के लिए कुछ रिसोर्सेज लाओ, हम बीसीए में पढ़ते हैं यार, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लग पा रही हमारी, हमें एनआईटी त्रिची से एमसीए करना है। जो बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा कि निमसेट है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमसीए क्या है, क्या मुझे देना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोगों के दिमाग में जितनी भी दुविधाएं चल रही है, जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जितने भी वो क्वेश्चन मार्क है, उन सब क्वेश्चन मार्क को आज हम इस सेशन के अंदर पटाने वाले हैं। सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, एग्जाम की बारीकी को समझाने के लिए, आपको सेलेक्ट करवाने के लिए, आपकी मेहनत को रेट करवाने के लिए दोस्तों जीएफजी लेकर आया है निमसेट बैच। बिल्कुल, तो सर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीएफजी के इस चैनल पे। एंड कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी निमसेट के ऊपर डिटेल में, तो बहुत ही सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर निमसेट का बैच लाओ, निमसेट के लिए कुछ रिसोर्सेज लाओ, हम बीसीए में पढ़ते हैं यार, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लग पा रही हमारी, हमें एनआईटी त्रिची से एमसीए करना है, भैया कोई तो रिसोर्स लाओ। तो आज यार मैं चंदन सर के साथ आया हूँ, हमने इसके ऊपर किया एक पूरा डिस्कशन कि कैसे हम आप बच्चों के पास बहुत बढ़िया रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं फिर से बता दूं, सिलेक्शन तभी होता है जब कंटेंट बेस्ड हो, तो वो कंटेंट बेस्ड के लिए हमको थोड़ा सा समय भी लगा, हमने पूरी प्लानिंग भी करी, स्ट्रेटजी भी बनाई और उसके पास एक बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए लेके आए। पर उस बैच के डिस्कशन से पहले जो बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा कि निमसेट है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमसीए क्या है, क्या मुझे देना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। सर जब मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था तो मास्टर जी ने बोला था बीसीए के बाद जॉब लग जाएगी, तो मैं क्यों करूं एमसीए, 2 साल और क्यों लगाऊं। मास्टर जी बेवकूफ भी बना देते हैं कभी कभी। हाँ, हो सकता है, बट आप लोगों के दिमाग में जितनी भी दुविधाएं चल रही है, जितने भी प्रॉब्लम चल रही है, जितने भी वो क्वेश्चन मार्क है, उन सब क्वेश्चन मार्क को आज हम इस सेशन के अंदर पटाने वाले हैं। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, तो सर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट एनआईटी, जो कि एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके अंदर आप एनआईटी त्रिची हो गए, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी रायपुर हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, कुछ ट्रिपल आईटीज भी है, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी आई थिंक भोपाल है, भोपाल है, एनआईटी दिल्ली है, मैनेट सर, मैनेट जो भोपाल आपके पास है वो है, मैनेट भोपाल है। इन सब के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो एमसीए के लिए, और वहां पर अगर आपको एमसीए के लिए एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम को लिखना जरूरी होगा। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि सर इस कॉलेज में क्यों, मैं जिस कॉलेज में बीसीए कर रहा हूं क्या मुझे उसके अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? होता क्या है कि बीसीए के जस्ट बाद जॉब नहीं लग पाती है। अब देखो कुछ सर, कुछ धुरंधर लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसे 2 से 3, बस 2 से 3 ही, लेकिन मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूं जो बीसीए के बाद डायरेक्टली एक कंपनी में प्लेस्ड है, लेकिन वो अपने कॉलेज के बलबूते पे नहीं है। उन्होंने 3 साल रगड़ा था अपने उसके अंदर, फिर जाके किस्मत भी उनकी अच्छी थी, उन्होंने अप्लाई भी किया, ऑफ कैंपस उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया और फिर वो अपने करियर के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, मेजॉरिटी बच्चों के लिए सर, मेजॉरिटी बच्चों पर इसमें एक पॉइंट और डालूंगा सर मैं, अगर कोई बच्चा बीसीए भी कर रहा है जो टियर 3 कॉलेज से, जो इतने अच्छे कॉलेज से नहीं है, तो आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा जहां पर कंपनी खुद आती है और उनको एक चांस देती है उस कंपनी का पार्ट बनने के लिए, और वो तभी होता है जब आप किसी अच्छे एनआईटी का पार्ट बनते हो, और वहां पहुंचना है तो फिर से ये एग्जाम तो लिखना सर कंपलसरी है। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे जो सर भी बताना चाह रहे हैं, आप 2 तरीके से प्लेस हो सकते हो, बट बीसीए में प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर एक बच्चा सर देखो एक अच्छे बीटेक कॉलेज से नहीं भी है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन रहता है कि यार वो एमटेक कर ले आईआईटी से और फिर कुछ उखाड़ ले, या बीटेक के दौरान ही वो कुछ अपना हसल इतना कर ले, फिर अपनी एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले ले। लेकिन बीसीए के बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक 3 साल की डिग्री है और मेजॉरिटी कंपनीज अपने प्री रिक्विजिट्स में ये लिखती है एलिजिबिलिटी में 4 ईयर कि 4 ईयर का बच्चे के पास एक डिग्री होनी चाहिए। वैसे तो वो लिखता है कि मास्टर्स हो तो और भी अच्छा है, बट 4 साल हमें चाहिए, तो बीसीए वाले बच्चे वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर अच्छे बच्चे भी होते हैं तो उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस होती है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन होता है कि आप 3 साल की डिग्री के बाद एक मास्टर्स डिग्री को परस्यू करो। उस डिग्री का नाम होता है बिल्कुल आपकी बीसीए जैसा, लेकिन एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 2 इयर्स का वो कोर्स है। तो नहीं सर, यहाँ पे तो 3 इयर्स का है, अगर आप अच्छे कॉलेज से करना चाह रहे हैं, अच्छे कॉलेज से जाते हो तो डेफिनेटली आपका 3 इयर्स का है, 2 ईयर वाला अदरवाइज 2 एमसीए मत करना। ठीक है, 2 ईयर में कुछ कॉलेजेस होंगे, वो भी हम इनको बताएंगे। कुछ सर ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 2 साल का एमसीए और वो कॉलेज भी अच्छे हैं, बिल्कुल, महाराष्ट्र के एक आध है, उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, सारी बैच के बारे में। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी के लिए बच्चा कैसे समझे कि मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं कि भी नहीं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट चीज, आप अगर बीसीए कर रहे हैं और आपके जो एग्रीगेट है वो अगर सीजीपीए चलता है तो 6.5 सीजीपीए से अबव है, अगर जनरल कैटेगरी में है, और या अगर आप कैटेगरी के अंदर है तो लगभग 6 सीजीपीए से अबव होना चाहिए। और अगर परसेंटेज की बात करूं तो 60% से अबव होना चाहिए फॉर द जनरल, और 55% से अबव होना चाहिए फॉर द जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। साथ ही
अगर कोई भी अंडर ग्रेजुएट है जिनका पास मिनिमम 3 years विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ दियर सब्जेक्ट देन ऑल्सो एलिजिबल है। बेसिकली अगर आपने बीएससी कर रखी है, वो भी 3 ईयर की डिग्री है, या कोई और 3 ईयर की डिग्री जिसके अंदर आपने मैथ्स और स्टैट्स पढ़ रखा है, तो भी आप एमसीए ले सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपने किसी और डिग्री जो बीसीए नहीं है और उसमें मैथ्स और स्टैट्स आपने नहीं कर रखा है, तो आप एमसीए के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बिल्कुल। एक और बीई बीटेक, बट हम तो इस पॉइंट को डिस्कशन में नहीं करेंगे कि बीई बीटेक वालों को तो हम सजेस्ट ही नहीं करेंगे कि आप निमसेट दो, आप तो गेट का एग्जाम लिखिए और आईआईटीज में जाइए। एग्जैक्टली, बीटेक वाले बच्चे भी एमसीए कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है उनके लिए। अब बात करते हैं सिलेबस पैटर्न की, कि सर आपने समझा दिया कि कौन एलिजिबल है, मैं बीसीए में हूं सर, मुझे इस एग्जाम को लिखना है सर, पर पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न पे बताइए। देखो, सबसे पहले आपके लिए एक पाई चार्ट हम यहाँ पे बना के लाए हैं। देखो, जो आपका पूरा एग्जाम होता है ना, वो 1000 नंबर का होता है, जिसमें से 60% यानी कि 600 नंबर आपके मैथमेटिक्स का आते हैं। ये एक बार मैथ्स, वैसे हम सिलेबस थोड़ा डिटेल में आपको बताने वाले थोड़ी देर में। पूरा 11th और पूरा 12th का जेई लेवल का मैथ्स, जेई मेंस लेवल का मैथ्स, उससे थोड़ा सा आप 10-20% कम कर दो, वो वाली मैथ्स आपकी कंप्लीटली आने वाली है, तभी वो बहुत बड़ा पोर्शन भी फॉर्म कर। इसको देखो, अगर मैं पूरे एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज मैथमेटिक्स, जैसा सर ने बताया 11th और 12th, इन दो जो 12th 11th की जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, वही मैथमेटिक्स यहाँ पर आता है और अच्छा खासा वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 50% का वेटेज उसी का है। इसके अलावा इंग्लिश की अगर बात की जाए, इंग्लिश भी जनरल इंग्लिश मिलता है, हालांकि वेटेज 4% है। कंप्यूटर अवेयरनेस 12% है, जिसके अंदर नॉर्मली डिजिटल लॉजिक की बात की जाए वो, और कुछ सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पैटर्न, और एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसका 24 है। तो हाईएस्ट वेटेज मैथमेटिक्स, सेकंड नंबर पे रीजनिंग, थर्ड नंबर पे कंप्यूटर अवेयरनेस, एंड फोर्थ नंबर की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, पर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेटर है कि सीधा हम बच्चों को पैटर्न बताते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों मैं थोड़ा मैथ्स के ऊपर ज्यादा आपके फोकस कर रहा था। देखो, यहाँ पे पेपर 1000 नंबर का है। मैंने रिसेंटली बात की थी सर कुछ टॉपर से, जो कि अभी भी एनआईटी त्रिची में और एनआईटी वारंगल के अंदर वो एडमिशन ले चुके हैं, वो अपने फर्स्ट ईयर्स में है। एक की रैंक 230 आई थी, एक की रैंक 10 आई थी, ऑल इंडिया रैंक। तो जो 10 और 230 वाले थे, वो दोनों ये बात बता रहे थे कि अगर आपको AIR अंडर 10 लानी है, आपके 1000 में से अगर 600 से ऊपर नंबर आ जाते हैं, तो सर AIR 10 के अंदर आ जाता है। ट्रू, इतने ज्यादा में से 600 में भी, और अगर आपके 400 से लेकर 500 के बीच में आ रहे हैं, 450 भी इनफैक्ट, तो आपकी 200-250 रैंक आ जाती है। यहाँ पर यार देखो, पूरी चीजों को अगर देखोगे तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। पर उसको समझने के लिए पर सर पहले सीधे मुद्दे पे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करो दोस्तों, तो 3 पार्ट के अंदर पेपर होने वाला है। पार्ट 1 की बात की जाए, जिसके अंदर मैथमेटिक्स होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, 12 नंबर का होगा। सही किए तो 12 नंबर, गलत किए तो 3 नंबर कट जाएंगे, और जो टोटल है वो 600 मार्क्स का होगा। यानी टोटल जो 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 600 मार्क्स का तो सिर्फ मैथमेटिक्स होगा, जो कि मैथमेटिक्स अभी सिलेबस भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2, अच्छा पार्ट 1 70 मिनट्स का है, 2 बजे से टाइम शुरू होता है सर, 3:10 तक चलता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि 2 मिनट का ब्रेक होगा सर, थोड़ा सा चाय पी ले, क्या इमीडिएट पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 30 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन गलत करने पर 1.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, सही करने पर 6 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 6 into 40 240 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। पार्ट 3 जो 20 मार्क्स का 20 मिनट्स का होगा, 3:40 से लेकर 4 PM तक का टाइम है। ये स्लॉट भी फिक्स ही हर बार। इसमें 2 चीजें होती है, एक होती है कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर फंडामेंटल, और दूसरा जनरल इंग्लिश। कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, 120 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1.5। और जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 into 10 40 मार्क्स का होगा, और गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो लगभग नेगेटिव मार्किंग सर 1/4 है हर जगह, 12 का 1/4। जो भी आप क्वेश्चन करके आते हो, अब सबका वेटेज अलग है, मैथ्स की थोड़ी ज्यादा यहाँ इन्होंने दे रखी है पावर, लेकिन सबका जो नेगेटिव है वो 1/4 होने वाला है। यहाँ पे ट्विस्ट आपके पास क्या रहने वाला है, देखो टोटल जो पेपर है, अगर मैं बोलूं 70, 30, 100 हो गया 120, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पेपर 2 घंटे का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 2 घंटे हमने पूरी मैथ्स कर ली सर, मस्त 600 नंबर आ गए हमारे, 600 में से पास हो गए। कट ऑफ तो सर ने बताया था कि इतने पे तो हमारी रैंक आ जाती है, अंडर 10 रैंक आ गई। लेकिन आप ये कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैथ्स आप सिर्फ 70 मिनट में ही अटेम्प्ट कर पाओगे। एज सून एज ये वाला सेक्शन मान लो खत्म हुआ, आपके 70 मिनट खत्म हुए ना, अब आप ऑटोमेटिक सेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ऑटोमेटिक आपका ये सेक्शन आ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जैसे ही बैठोगे आप अच्छा सेक्शन को भी शिफ्ट नहीं कर सकते। पहला यही है तो यही है, क्योंकि टाइम फिक्स है।
तो आप सबसे पहले पहला आपका पार्ट 1 शुरू हो जाएगा, टाइमर शुरू होगा, गट 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 घूमना शुरू होगा। जैसे 70 मिनट कंप्लीट होगा, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑटोमेटिक ही इस पार्ट के अंदर शिफ्ट हो जाओगे। अच्छा, आपको लगता है कि सर मैं तो, आपको पता ही सर मैं आइंस्टीन हूं सर, मैं तो 70 मिनट क्यों सर, मैं तो 30 मिनट में सॉल्व कर लूंगा, अब क्या मैं इस पे चला जाऊं? नहीं जा सकता। आपको 70 मिनट तक इसी पार्ट के अंदर रहना होगा और 70 के बाद ऑटोमेटिकली आप पार्ट 2 के अंदर आ जाओगे। इसी तरीके से 30 मिनट्स तक पार्ट 2 में रहोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली पार्ट 3 में आ जाओगे। हर एक पार्ट के लिए जितना टाइम अलॉटेड है उतना टाइम आपको उसमें लगाना होगा। राइट, वैसे तो 70 मिनट कम ही पड़ेंगे आपको, ठीक है सर, ये तो मैंने बोल दिया बच्चों को, क्योंकि अभी सैयारा भी देख के आएंगे लोग बात। हाँ, तो फिर उस हिसाब से तो फिर सर और ज्यादा मिनट होनी चाहिए। देखो मिनट्स कम ही पड़ेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है मैथ्स के यार। दो मतलब अब एक और आप चीज देखोगे तो मैथ्स के सवाल के लिए आपको यार 2 मिनट भी नहीं मिल रहे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मुश्किल है क्योंकि मैथ्स में प्रॉपर आपके वही, जैसे कि मैंने बताया जेईई मेंस के थोड़ा सा अगर लेवल आप हल्का कर दो, अगर आपने बिट सेट का पेपर कभी दिया हो, वैसा पेपर यहाँ उससे मुश्किल ही आता है। इनफैक्ट पेपर का देखो यार, मैं आपको पेपर के पैटर्न को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको फील होगा नो डाउट कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के भी दिखेंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी दिखेंगे, बट और इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हम आपको बैच के अंदर सिखाएंगे, बैच के अंदर पूरा बताएंगे, पूरा कि आपको टाइम किन क्वेश्चंस पे वेट नहीं करना, क्योंकि अगर इवन अगर आप बीसीए की डोमेन से हो, आपने अभी रिसेंटली जो नीट में बच्चों का हंगामा हुआ है, फिजिक्स की वजह से उनका पूरा नीट बर्बाद हो गया, तो उसमें बच्चों की गलती थी कि उन्होंने अटेम्प्ट ढंग से नहीं किया। तो हम मेक श्योर करेंगे कि आप यहाँ पे काम ना करो कि भाई टाइम वेस्ट कर दो। और तो यहाँ पे सेक्शन दिया है सर, तो ज्यादा दिक्कत आपके पास नहीं होने वाली ऑटोमेटिक। अभी तो पूरा आपको टेंशन लेने की जरूरत है, पूरी की पूरी आपको पहले धीरे धीरे 1 बाय 1 बताते हैं। पहले सर एक बार मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताइए। देखो मैथ्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा 11th और पूरा 12th का मैथ्स आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कुछ भी इसमें कम नहीं आने वाला है। सेम जितने भी टॉपिक्स थे, आपका जो अलजेब्रा यूनिट था, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आ जाता है। अलजेब्रा के अंदर सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक मैथ, आपका यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन आएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री 11th की और 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी दोनों आने वाली है। पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल, बिल्कुल वही 11th 12th के लेवल वाला, और वेक्टर 3D। और अगर एक आध चीज मेरी रह भी गई, आई थिंक नहीं रही है, 5 जो आपके यूनिट्स हैं मैथ्स के, वो सारे आने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे तो हम आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाएंगे जो ये निमसेट का बैच होने वाला है। अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर भी रहा है आप में से, तो प्लीज एनसीईआरटी से मैथ्स मत पढ़ना, आपके 10 नंबर भी नहीं आएंगे 600 में से, फिर आप रोगे बाद में। कॉम्पिटिटिव के लिए बोला ही जाता है कि कभी भी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता है। देखो मैथ्स के लिए स्पेशली अगर बात होती है, मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी बोला जाता है एनसीईआरटी। हाँ, केमिस्ट्री पे आपको फॉलो करना होता है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के लिए आपको काफी डिटेल में और एडवांस लेवल पे तो नहीं, पर हाँ जो जेईई के मेंस लेवल है उससे टच कराता हुआ आपका लेवल देखने को मिलता है कुछ क्वेश्चंस का। सिलेबस तो उतना ही है, मतलब जो जेईई का सिलेबस होता है, सिलेबस आपको वही फॉलो करना है। इट इज जस्ट दैट कि लेवल हल्का सा कम मेन से होगा, बट सिलेबस पूरा उतना ही होगा और उसके लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एनसीईआरटी में मैं इसलिए मना कर रहा था आपको कि बहुत सारे टॉपिक्स ना डिडक्ट हो गए हैं 11th की एनसीईआरटी से भी और 12th की एनसीईआरटी से भी, टॉपिक्स ही कट हो गए हैं। तो ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से टॉपिक्स आपको कराना है, डिटेल में आपको वेबसाइट और यहाँ पे भी वैसे मिल जाएगा। फिर बिल्कुल बात करें आपके रीजनिंग की बात की जाए तो यार रीजनिंग के अंदर आपको पता है कि रीजनिंग का टॉपिक वैसे ही है जैसे आप लोग पढ़ते हो, ज्यादा कोई डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं है सर। द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल बी कवर्ड द लॉजिकल सिचुएशन एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन बाय द पैसेज। जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, और रीजनिंग के जितने भी आप पढ़ते हो ना, डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होता है, वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशंस हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे सारी चीजें बैच में से कराई जाएगी। रीजनिंग की प्रॉपर बहुत सारी क्लासेस आपको लगवाने वाले, क्योंकि 240 नंबर का आएगा, इसके भी मतलब बहुत अच्छा खासा वेटेज है। 240 वेटेज है इसमें ना। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 2 ही पार्ट के अंदर मैं स्प्लिट करूंगा। कुछ पार्ट जो है वो डिजिटल लॉजिक से रिलेटेड है, जिसके अंदर बेस कन्वर्जन से रिलेटेड है, और कुछ पार्ट जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, सीओए जिसको बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप बोलोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, ये होगा। और आगे जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। और बूलियन अलजेब्रा के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, ये 3 पार्ट आपको पढ़ना है, और साथ ही आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की भी कुछ पार्ट आपको पढ़ने होंगे, हालांकि बड़े बेसिक से पार्ट है। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं दोस्तों, तो इंग्लिश के अंदर सर थोड़ा सा ब्रीफ करिए। इंग्लिश वैसे सिर्फ 40 नंबर का आने वाला है यार, और जनरल इंग्लिश आने वाली है। तो बेसिक जिन्होंने दे ही रखा है, बेसिक वो कैब हो गया, ग्रामर हो गया हमारा, ठीक है, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, बेसिक सवाल आने वाले हैं। इंग्लिश की भी हम आपको अच्छे से क्लासेस लगवाने वाले हैं, इंग्लिश एक्सपर्ट आएंगे, बाकायदा वो आपको पढ़ाएंगे। बट अगेन इसकी जो वेटेज है वो बहुत कम है,
और एक और बात यार, अगर आप इस बात से कंसर्न है कि क्या मेरे को मिनिमम कुछ नंबर लाने पड़ेंगे इंग्लिश में, मान लो इंग्लिश में आपके नेगेटिव नंबर आ गए या 0 आ गए तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, तो यहाँ पे मैथ्स के अलावा जो बाकी 3 सब्जेक्ट है उसमें आपके कितने भी नंबर आए, उससे आपकी पेपर एलिजिबिलिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैथ्स में आपको पॉजिटिव नंबर लाने होंगे। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर 1000 नंबर का पेपर है, मैथ्स में आपके यहाँ पे मैथ डिसाइडिंग है, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा कह सकते हो, क्योंकि अगर मान लो -5 आ गए, बाकी सब में आपके पूरे 400 आ गए, तो आपके भला ही 395 नंबर हुआ, बट आपको कुछ मिलेगा नहीं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो बात दोस्तों करते हैं अब स्ट्रेटजी के लिए। देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और वो कंसेप्ट हम जब क्लास के अंदर थ्योरी पढ़ाएंगे तो सारे के सारे एक्सपर्ट मेंटर है, मेंटर से भी आपको मिलाने वाले हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट मेंटर है जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके डाउट लेंगे और बहुत ही तरीके से डिटेल से आपको जाएंगे। साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट तभी सीखोगे जब आपको क्वेश्चन से जूझने की कैपेबिलिटी आपको पता हो। देखो यहाँ पे हम आपको सिंपल, मैं तो हर लेक्चर में और सर भी हर लेक्चर में यही बताएंगे कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं बस हमारे लेक्चरों को अगर आप देखते रहोगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो हम सवाल देंगे आपको क्लास इलस्ट्रेशन भी लगाने पड़ेंगे, जो हम रोज के सवाल डीपीपी आपको देने वाले, भर भर के सवाल देने वाले हैं, आपको वो लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगी, नंबर नहीं आएंगे। दिस इज जस्ट लाइक योर, जैसे जेईई एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर आप खुद से सवाल नहीं लगाते हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। बस इस चीज का आप मेक श्योर कर सकते हो कि हाँ, हम मतलब मेक श्योर कर रहे हैं कि हम आपको सवाल इनफ दे देंगे, आपका काम होगा कि लेक्चर ढंग से अटेंड करो, उसके बाद सवाल बहुत सारे लगाओ। दूसरा, हम आपको ये मेन सिखाने वाले हैं, देखो मैथ्स में जैसे कि आपने देखा पूरी मैथ्स आने वाली है 11th-12th की, भाई मतलब 15-15 30 तो आपके टॉपिक हो गए, यहाँ पे चैप्टर्स हो गए 30, तो उसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके यार यहाँ पे बन रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन में अगर मैं आपको रियलिस्टिकली बात बताऊं, मैथ्स का सर एक क्वेश्चन 2 मिनट में करना भी मुश्किल होता है। ट्रू, ठीक है, क्योंकि वही ऑलमोस्ट मेंस लेवल के अगर आपके सवाल आ रहे हैं, अगर आपने जेईई का पेपर नहीं भी दिया तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वहां भी 2 मिनट के अंदर एक सवाल करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ के आने हैं, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन नहीं होते बिल्कुल यार। देखो क्रिकेट का जब मैच होता है ना, उसमें क्या होता है, रैंक 1 के 1000 नंबर नहीं आते। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो यार, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट के मैच में हर बॉल पे जो छक्के मारने की कोशिश करेगा ना, वो डेफिनेटली है कि आउट होगा ही, वहां पे बाउंसर आएगा तो आपको छोड़ना भी है। अगर आप उसको स्पॉट किए, अच्छे बॉलर की अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसको नहीं छोड़ेगा, अच्छी गेंदों को छोड़ना पड़ता है, जो सर कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे सवाल, अच्छे से मेरा मतलब होगा बहुत लेंथी जो दिख रहे हैं उनको हम स्किप करेंगे। मेरा सर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसरो का। जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैं बहुत बार बच्चों को बताता भी हूँ, जब मैं इसरो का पेपर दे रहा था उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, पर मुझे पता था इसको करने में 3 मिनट लगेंगे, मुझे ऐसा लग गया था। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, बाद में करूंगा, बाद में टाइम ही नहीं मिला, कर ही नहीं पाया, और उसको बोलते हैं सर गैम्बलिंग क्वेश्चन। और मुझे पता है कि उस साल मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, पर उस साल उस 2 क्वेश्चन को जिसने भी किया होगा उसका नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो शॉर्ट है। तो ये चीज है, और इसी सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, एग्जाम की बारीकी को समझाने के लिए, आपको सेलेक्ट करवाने के लिए, आपकी मेहनत को एक्सलरेट करवाने के लिए दोस्तों जीएफजी लेकर आया है निमसेट बैच। और ये निमसेट बैच पर आपको कहां जाकर मिलेगा, क्या चीजें मिलेगी, क्या यूएसपी मिलेगी, वो सब डिस्कशन वाले हैं, सारी बातें आपको। सबसे पहले बच्चों को लगता है सर बाद में बताना ये सब चीजें, पहले पैसों के मुद्दे पर, सर कितने का बैच, कितने का है, बच्चे वही वरना अपना रोना लगाते हैं थोड़ा सा। तो सर बैच 19,000। पहली बात तो कुछ बच्चे यही देख के वीडियो छोड़ देंगे, अभी रुक जाओ ठीक है। देखो बात क्या है कि मैंने ना बहुत सारे बच्चों से बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया था निमसेट के टॉप रैंकर से, तो जो रैंक 200 था, 250, AIR 10, तो ये सब कौन सी कोचिंग्स में जाते थे, जो कि ऑफलाइन 60-60 हजार, 50-50 हजार की कोचिंग थी, और ऑनलाइन भी निमसेट की 20, 25, 30 हजार की कोचिंग, इससे कम की कोचिंग आपको यूजुअली मिलती ही नहीं है। तो हमने सोचा यार कि अगर बाकी लोग 20,000 रुपए में बैच दे रहे हैं 30-40 हजार में, तो हम 20,000 में बैच दे देते हैं। नहीं सर, सर जीएफजी फेमस है, इट्स नॉट फॉर द अफोर्डेबल, इट्स फॉर द अल्ट्रा अफोर्डेबिलिटी। तो मुझे तो लगता है अगर ऑफलाइन में, अगर ऑनलाइन में कहीं पर भी अगर 20,000 में कोर्स मिल रहा है, इसका मतलब ये तो सरासर नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ। अगर जीएफजी पे ट्रस्ट करें तो ये प्राइस तो होना ही चाहिए कम। तो कितना प्राइस होना चाहिए आपके? सर हाफ कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए हाफ फिर। तो ये हाफ कर देते हैं दोस्तों। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट प्राइस है निमसेट कोर्स का वो है 9,999। अब तो मेरे भाई खुश हो? अभी मुझे कुछ नहीं है क्या बच्चे? बट मुझे नहीं लग रहा है कि खुश है। देखो इससे सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसी क्वालिटी तो आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाली है, पहली बात तो ये। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ये अभी भी अफोर्डेबल है, बट सर अल्ट्रा अफोर्डेबल करना है। ये बनो तो मोस्ट अफोर्डेबल है, मैं कह रहा हूँ इंडिया में। बट सर हमको तो और अल्ट्रा अफोर्डेबिलिटी पे चलना है।
तो और कितना प्राइस करें सर? इसको भी कम किया जाए, कम कर दीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों के लिए जो बैच है का प्राइस है निमसेट का, वो है 6,999 रुपीज। अब बेटा मुंह मत, अब तुम सैयारा की तरह मत करो राइट, कि जैसे लोग वहां पे करे। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है इस चीज को लेके। यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। सर इसमें मिलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अगर दोस्तों में बात की जाए कि क्या क्या मिलने वाला है, बिल्कुल। बट निमसेट का बैच आपका पूरा 6 से 6 महीने तक आपका चलने वाला है। आपको 350 घंटे जो भी है उतना आपको पढ़ाया जाएगा। सारी लाइव क्लासेस होने वाली है। लाइव क्लासेस जो बैचेस रहते हैं जीएफजी के, वो लो स्ट्रेंथ बैचेस रहते हैं। मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ऑनलाइन के अंदर 5-5 हजार रुपए के जेई नीट के बैचेस देखे होंगे, जहाँ 1-1 लाख बच्चा पढ़ रहा होता है। वो पढ़ाई नहीं है, उसमें आप डाउट नहीं पूछ सकते। वो टेक्निकली स्पीकिंग एक रिकॉर्डेड लेक्चर की ही आपको फील लाके देगा एट द एंड। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे हम 1000 से कम बच्चे, क्योंकि हम जूम क्लासेस लेते हैं, जूम पे 1000 से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते। और वहां पर आपको पूरी क्लासेस वीडियो के थ्रू चलता है, और इवन आप डाउट भी सर ऑडियो के थ्रू पूछा जा सकता है। डाउट वहां हम जो क्लासेस लेते हैं, जैसे कि करंटली मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ा रहा हूँ, अगेन जूम पे क्लासेस होती है, तो बच्चा वीडियो कॉल से भी मेरे से बातें कर सकता है। बच्चे मेरे से वहीं की वहीं 1-to-1 डाउट पूछ पाते हैं, और क्योंकि लो स्ट्रेंथ है तो एक काम हो पाता है। जब 1-1 लाख बच्चे पढ़ रहे होते हैं 5-6 हजार रुपए की बैच में, तो बेटा वो वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू क्या होती है कि हम 1000 से भी कम बच्चे ले, और फिर भी हमारा जो प्राइस है वो सिर्फ 6999 है, मतलब कि 7000 से कम रुपए में हम आपको पूरी निमसेट की कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। ये कोई क्रैश कोर्स भी नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है। हम आपको हैंड होल्ड करेंगे जून तक। इसका सर एक बार मेरे ख्याल से बच्चों को, बिल्कुल एक बार बच्चों को हम यूएसपी बता देते हैं। तो दोस्तों 350 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेज होगी, और लाइव क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगा, जिसको आप एन नंबर ऑफ टाइम्स कहीं भी कभी भी कैसे भी देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा क्लास के अंदर ही, टीचर्स आपके लिए डाउट लेंगे लाइव, और साथ ही स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा आपके लिए। और एआई के थ्रू भी डाउट की फैसिलिटी है, जिसको आप 24/7 कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो, इमीडिएट आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। मेंटरशिप सेशन भी होंगे स्पेशल, क्योंकि हमें पता है कि यार जब आप प्रिपरेशन करोगे ना, लॉन्ग ड्यूरेशन का बैच होता है, समय समय पर आप कभी डिमोटिवेट हो जाओगे, कभी कभी आपको सेल्फ डाउट होगा कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मेरी क्या कमी रह गई, मुझे कहां पर और ज्यादा एफर्ट लगाना है। और इस चीज के लिए मेंटर का होना जरूरी है, जो आप लोगों को समय समय पर बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपके लिए 1-to-1 मेंटरशिप के भी सेशन किए जाएंगे। हर एक क्लास जो होगी उसकी पीडीएफ आपको इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द क्लास आपको अपलोड करा दिया जाएगा, और साथ ही डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि प्रैक्टिस शीट आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके सक्सेस के उतने ज्यादा आप करीब पहुंचते जाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार। लास्ट वाला जो मैं क्वेश्चन वाला बात है डीपीपी वाली, अगर आप रोज के सवाल या रोज का जो होमवर्क है क्लास के अंदर आपको दिया जा रहा है वो नहीं करते हो, तो आप यार ऑब्वियसली उस बच्चे से तो पीछे हो ही गए हो जो सॉल्व कर रहा है। तो उस पार्ट में तो कभी आना मत। हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करो। अब थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं मेंटर की, बात करते हैं सर। सबसे पहले कि सर ये सब तो ठीक है, प्राइस बता दिया, अफोर्डेबल, अल्ट्रा अफोर्डेबल, सब कुछ आपने बोल दिया, बीच बीच में आपने सैयारा की भी बात कर ली, पर ये तो बताओ सर कि हमें पढ़ाने वाले कौन है। तो आपको देखो मैथ्स के जो मेंटर की अगर बात करें, जो मैथ्स आपको पढ़ाएंगे वो है राघव सर, जो आपके सामने ही आप लोग जानते हैं, आपके राघव भैया। तो बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी से हैं, एक्स पेटीएम के एम्प्लॉय रह चुके हैं, 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सबसे खास बात 99.9 परसेंटाइल आए इनके जेई मेंस के अंदर। तो सर ये तो जबरदस्त आपकी प्रोफाइल है, मेरे ख्याल से बच्चों को तो बहुत मजा आने वाला है। देखो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं खुद एक जेई एस्पिरेंट था, और जेई का लेवल ऑब्वियसली आपके एमसीए के मैथ्स के लेवल से ज्यादा ही है। तो मैं आराम से आपको मतलब बहुत ही ब्रीज करा दूंगा इन सब चीजों में, ठीक है। आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। मैंने मैथ्स कम से कम यार 3 साल, अपना 3 से ज्यादा साल मैंने मैथ्स को डेडिकेट किया है, जहाँ पे मैंने जेई की मैथ्स, इंजीनियरिंग की मैथ्स, क्लास 11-12 की मैथ्स आपको पढ़ाई है। तो ये भी आपके लिए, ये तो 11-12 की मैथ्स है वैसे। बिल्कुल, और साथ ही राघव सर के साथ आपको सतीश सर भी दिखेंगे, कुछ टॉपिक सतीश सर भी पढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे, जो बीटेक है और 10+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स के। साथ ही साक्षी मैम जो मास्टर्स है आईआईटी रुड़की से, और 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो तीनों ही एक्सपर्ट टीचर है जो मैथमेटिक्स में आप लोगों को इस बैच के अंदर डील करने वाले। दोस्तों यही अगर मैं बात करता हूं मैथ्स के बाद, अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल की, थोड़ी इनकी बात मैं बता देता हूं। बिल्कुल सर, ये अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहेंगे। तो आपको कंप्यूटर के भी मेंटर मिलने वाले हैं, जो कि आपका थर्ड वो सब्जेक्ट था, जहाँ पे आपको यार आप हमारे बहुत ही प्यारे चंदन सर पढ़ाने वाले हैं, जो कि पिछले 14 से भी ज्यादा साल, इनफैक्ट ये तो अपने कॉलेज टाइम से भी पढ़ा ही रहे थे, थोड़ा सा हम्बल हो गए यहाँ पे। एंड एक्स इसरो साइंटिस्ट है यार, आप सबको अगर इनकी कहानी नहीं पता तो वो भी एक दिन हम लाएंगे, बिल्कुल, एक पॉडकास्ट के रूप में।
एंड गेट AIR 23 इनकी आ रखी है और AIR 26 ये दो अलग अलग सब्जेक्ट में है सर, या फिर ये अलग अलग ब्रांच में सर। एक आई है मेरी ईसी के अंदर है 23 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 26। ऐसे ऑलरेडी 6 टाइम क्वालिफाइड हूं मैं गेट एग्जाम। क्या सोच के आपने 6 बार गेट दिया सर, ये बताइए। सर ऐसे ही टीचिंग में जब आदमी रहता है तो वो उसको लर्निंग्स के लिए कि लेवल क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आउटडेटेड हो गया, वो देता रहता है, पता करता रहता है। हालांकि मैंने बच्चों की रैंक खाई नहीं, मतलब बच्चों का जो, क्योंकि इससे IIT पहुंचना है वो पहुंच गए सर। मैंने सीटी राइट और 14+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। विजय सर एमटेक है फ्रॉम NIT, 14+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। COA वाला पोर्शन जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आपको विजय सर डील करेंगे। और साथ ही दोस्तों रीजनिंग के लिए अविनाश सर, अभी तो मैंने सिर्फ अभी बताया क्योंकि एक टीचर और है और वो सरप्राइज है, वो बहुत ही जल्दी हम रिवील करेंगे। बट अविनाश सर एमटेक है फ्रॉम IIT जोधपुर, 5+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जबरदस्त टीचर है जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों एक और इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश के लिए देखो हम पहले वैसे सोच रहे थे कि क्या ही आपको मेंटर दे। 40 नंबर है, जनरल आपका 9वीं 10वीं तक का, 4वीं 5वीं तक की अंग्रेजी आती है बिल्कुल। बट फिर भी हमने सोचा यार 40 नंबर भी भाई बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये 40 नंबर 2-3 नंबर से आपका सिलेक्शन इधर उधर हो सकता है। तो इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस आपकी लगाई जाएगी, प्रॉपर आपके लिए टीचर हम लाए आशुतोष सर जो कि एमटेक है IIT BHU सर। सबसे खास बात है सर इन्होंने 4 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया हुआ है। ये बेसिकली आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है बट फिर भी ये आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल। तो सर हमने काफी कुछ बच्चों को डिस्कशन कर लिया, काफी कुछ हमने डाउट बच्चों का सॉल्व कर लिया। बट स्टिल मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है इस बैच से रिलेटेड कमेंट में तो आप इस कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का कोई सजेशन, कोई डाउट, कुछ भी हो इस वीडियो में लिखिएगा। कमेंट्स में देखो बोल सकते हो। व्हाट वी आर प्लानिंग ऑन इज कि हम 2 से 3 दिन बाद एक Q&A सेशन भी इसका ले आएंगे। कुछ बच्चों के ना डाउट्स रह जाते हैं कि सर क्या इसमें ये कवर होगा या नहीं होगा, सर बैच की टाइमिंग्स क्या होगी, अभी वो भी आपको वैसे हम बताएंगे कि बैच की टाइमिंग। वैसे सर एक चीज बता देता हूं बच्चों को, बैच लाइव हो चुका है, आप चाहो तो अभी उसको परचेस कर सकते हो। नहीं, आप अभी परचेस कर लो उसे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, वहां से आप बैच को परचेस कर सकते हो। आप जरूर से यार कूपन कोड डेफिनेटली वहां पे अप्लाई करना, मतलब आप वेबसाइट पे जाओगे आपको सारी चीजें दिख जाएगी। बट फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, टाइमिंग्स ये वो। आपका बैच वैसे अभी के लिए हमने टेंटेटिव डेट रखी है कि 1 सितंबर से चालू हो रहा है, लेकिन अगर बहुत ही सारे बच्चे इंटरेस्टेड है बैच में और वो ये चाहते हैं सर कि यार थोड़ा जल्दी किया जाए तो वो भी कर सकते हैं। 15 अगस्त को कर ले, मैंने एक कम्युनिटी पोल भी रखी थी, तो अगर मेजॉरिटी बच्चे वो कह रहे होंगे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आपके लिए तब लॉन्च कर देंगे। ऑफ कोर्स हाँ, हमें कुछ इतने दिन चाहिए होंगे ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड भी रखें। बिल्कुल, और ऑलरेडी कंटेंट पे काम शुरू हो चुका है। कंटेंट पे तो काम वैसे ही ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसलिए अगर आपको आपने देखा हो मैंने 10 दिन पहले कुछ वीडियो बनाई थी, 10-15 दिन, तो तब से हम ये डिस्कशन ही कर रहे थे कि क्या हम निमसेट का बैच लाए। बिल्कुल, सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करके लाए, थोड़ा टाइम लगा के आए। आप कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपको प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में आपको बैच की लिंक मिल जाएगी GFG पेज के ऊपर। इससे ज्यादा अफोर्डेबल और इतनी क्वालिटी का बैच आपको भारत में नहीं मिल रहा है इस समय। बिल्कुल, इससे ज्यादा अफोर्डेबल और क्वालिटी का बैच नहीं मिल रहा है, आई कैन वाउच फॉर दैट। आप कोर्स में आओगे आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी क्या है। आप 6 महीने हमारे साथ जुड़े रहोगे, आप जब ये देखोगे कि हम घंटों आपको पढ़ाएंगे, हफ्ते में 5-5 दिन हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तो आपको समझ आएगा कि यार क्वालिटी क्या होती है, प्रैक्टिस किस लेवल पे कराई जाती है, कैसा आपका टेम्परामेंट एग्जाम के लिए बनाना है हमें। यहाँ पे मेरा और सर का भी यही एक लौता रहने वाला है एम कि आप सीधा NIT त्रिची या NIT वारंगल में वहीं जाके लैंड करें, आप सीधा वहीं आप लैंड करो। हम ये नहीं चाहते, देखो आप देखो सर, BCA हो सकता है यार तुमसे तुम्हारे 11th-12th में पाप हुए थे तभी आप BCA में हो, इस चीज को तो एक्सेप्ट करते हो ना सब यार। बढ़िया नंबर नहीं आए 12th में या JEE में नहीं आया तो बढ़िया BTech IIT NIT ये सब नहीं मिला, और कुछ भी BTech भी नहीं मिला तो आप BCA में लैंड कर गए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी भर यार एवरेज रहोगे या मीडियोक्रिटी में रहोगे। आप भी यार गूगल, Amazon, Microsoft ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी को डिजर्व करते हो, आप डिजर्व भी करते हो और आप बन भी सकते हो। आप एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, 20-30, 40-50 लाख पैसे रुपए, पैसे नहीं रुपए कमा सकते हो साल के, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो अगर आप यार NIT त्रिची से MCA करते हो, NIT वारंगल से MCA करते हो, एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। फिर लोग भूल जाएंगे कि आपने BCA कहाँ से किया था। ये आपके पास एक रिडेम्पशन का चांस है, इसको प्लीज अच्छे से ग्रैब कीजिए और बहुत बढ़िया स्कोर कीजिए यार। अभी अगले जून 2026 में एग्जाम होने वाला है, तो सर इनके पास अभी टाइम है अपने पास काफी, और अभी छोड़ोगे पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। स्टिल इफ यू गाइस हैविंग एनी क्वेरी डू लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।